नमस्कार दोस्तों। तो हम आगे अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे आगे की चीज़ें। दरअसल इससे पहले जो आप क्लास देखिए नहीं देखे हो तो देख लीजिए। दरअसल हम इस सीरीज में ऐसा अध्ययन करेंगे कि जैसे आप यूट्यूब में देखेंगे उस क्वांटिटी और क्वालिटी को कोई नहीं मिला पाएगा। क्योंकि दरअसल बात ये होती है कि बहुत से टीचर जो होते हैं उनके पास टारगेट टाइम होता है कि उनको इतने दिन में ख़त्म करना होता है, उनका अपना लिमिटेशन होता है। मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मैं हर चीज़ को बहुत ही क्लियर कट तरीके से थोड़ा समय लेकर पढ़ाऊँगा। वो बच्चा जो कभी भी इकोनॉमिक्स ना देखा हो, ना सुना हो, वो भी मेरी क्लास में आसानी से सीख सकता है। ठीक है, तो आज हम आगे देखते हैं जीडीपी को मापा कैसे जाता है। जीडीपी कैसे मापा जाता है। मेथड्स टू मेजर जीडीपी। आप हमारी क्वालिटी को, हमारे कंसेप्ट को, हमारे कंटेंट को आप किसी से भी मिला लीजिए। 9 तो नहीं मिलेगा, 10 भले ही मिल जाए मेरे लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला हम अध्ययन करेंगे उत्पादन विधि का। उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इसको और नामों से जाना जाता है, हम आगे बताएंगे। वैल्यू, हम वैल्यू एडेड बता दिए, कैसे वैल्यू ऐड होती है बता चुके हैं, फिर भी हम इसमें भी बता देंगे वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा हम करेंगे आय विधि। इनकम मेथड। तीसरा हम करेंगे व्यय विधि। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। और व्यय विधि और समग्र मांग विधि की जो जो क्या नाम से जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। केवल क्या अंतर है हम आगे देखेंगे, बारीक एक छोटा सा अंतर होता है बस, उसे हम देख लेंगे, आगे देखेंगे व्यय विधि। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम हेडिंग डालते हैं उत्पादन विधि। उत्पादन विधि, जिसकी इंग्लिश है प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड लिख लेते हैं इसको। पहले बात लिखेंगे उत्पादन विधि को। उत्पादन विधि को मूल्य वर्धित विधि। मूल्यवर्धित मतलब वैल्यू एडिड, जो हम पीछे बता चुके हैं, यहाँ भी बता देंगे। मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। इसमें हर, आप उद्योग कहें या क्षेत्र कहें, कुछ भी कहें, उद्योग क्षेत्र के मूल्य वर्धन
को जोड़ा जाता है, मूल्यवर्धन को जोड़ा जाता है। इंग्लिश में देखते हैं, प्रोडक्शन मेथड इज आल्सो called value added method. It sums up the value added by each industry sector in the economy. Okay, in the economy. अब इसे इस तरह समझ सकते हैं, जीडीपी इस बीच से मेरे पेन का जीडीपी इक्वल टू जीवीए 1 प्लस जीवीए 2 प्लस डॉट डॉट जीवीए एन, सॉरी ए एन, एन मतलब जितने क्षेत्र होंगे जितने नंबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब हमको आपको यह समझना होगा कि जीबीए क्या है। जीबीए मतलब कुल उत्पादन में से जो मध्यवर्ती उपभोग की वस्तुएं घटाई जाती हैं उसे ही जीबीए कहा जाता है। जिससे कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि किसी फैक्ट्री हो गई, दुकान हो गया, किसान ने जितना कुल माल बनाया उसकी कीमत में से कच्चे माल की कीमत घटा दें, जो बचा वही उस इकाई का मूल्यवर्धन है, ठीक है। वही मूल्यवर्धन है, वही जीबीए है। अब आ गया होगा जीबीए। आप इसे इस बात से समझ सकते हैं जीबीए को, नहीं तो आपको लिख लीजिए जीबीए बराबर लिखिए कुल उत्पादन ग्रॉस आउटपुट माइनस मध्यवर्ती उपभोग, क्या उपयोग करें कोई बात नहीं, उपभोग सबसे अच्छा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ठीक है। जीबीए वही हो गया। सभी जीबीओ को जीडीपी निकालने के लिए उत्पादन भी से सभी को जीबीओ को जोड़ देते हैं, जैसे कि अभी मैंने बता दिया है। आप अगर इसे एक उदाहरण तौर पे समझ लें तो इसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एक किसान है, मान लीजिए कोई किसान इसने उत्पादन किया, आउटपुट लगा लेते हैं, ठीक है। किसान बनाएगा गेहूं, किसान उत्पादन करेगा गेहूं का। किसान ने गेहूं उत्पादन किया जिसका मूल्य रखा 100 रुपये, 100 रुपये मूल्य रखा। इसमें कच्चा माल इसके तौर पे किसान के लिए कच्चा माल मतलब कोई कच्चा माल नहीं, ठीक है, कोई कच्चा माल नहीं।
लेकिन अगर यहाँ पे कच्चा माल के तौर पे इसकी लागत को जोड़ा जा सकता है, लेकिन कभी कभी, लेकिन यहाँ इस कंसेप्ट में हम उसे नहीं जोड़ेंगे। ये क्या हो गया, उत्पादन। ठीक से लिखो, मान लेते हैं किसान, यहाँ हो गया उत्पादन, ये हो गया कच्चा माल, ये हो गया जीबीए। ठीक है, ये हो गया जीबीए, यानी कि मूल्यवर्धन। यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, मूल्यवर्धन। इस किसान यहाँ पर क्या है, एक इकाई है। किसान ने क्या किया, उत्पादन किया, इसे हम इकाई लिख लेते हैं, इकाई। ठीक है, किसान ने क्या किया, उत्पादन किया। मान लेते हैं उत्पादन करके इसने गेहूं बनाया, गेहूं गाया, गेहूं, जिसकी कीमत इसने 100 रुपये रखी, चलो रख दिया। अब यहाँ कच्चा माल, किसान के लिए कच्चा माल क्या हो सकता है, कोई कच्चा माल, लेकिन किसान के लिए एक बीज खाद को हम कच्चा माल के तौर पे रख सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ कच्चा माल को निगलेक्ट करेंगे, यानी कि कोई कच्चा माल नहीं, कोई कच्चा माल नहीं। ओके, कोई कच्चा माल नहीं। अब किसान के लिए इकाई, जो किसान इकाई है, यहाँ पे किसान लिख देते हैं, इसके लिए जीबीए क्या हो गया, 100 रुपये हो गए। ठीक है, 100 रुपये। अब इकाई में आता है आटा चक्की। मान लेते हैं आटा चक्की किसने लगाया है, आटा चक्की, इसने क्या किया, आटा बनाया, आटा कितना रुपए का होगा, इसने अपना, आटा चक्की वाले ने अपना कॉस्ट जोड़ा होगा, मान लीजिए 50 रुपये जोड़ता हूँ, तो इसने 150 रुपये बनाया। अब इस आटा चक्की वाले के लिए कच्चा माल क्या था, गेहूं था, गेहूं, जो गेहूं कितने रुपए का था, 100 रुपये का था। अब इस आटा चक्की के लिए ये जीबी कितना हो गया, 150 माइनस 100। क्यों, क्योंकि कुल उत्पादन में से मध्यवर्ती उपभोगों को घटाना है। इसके लिए मध्यवर्ती क्या हो गया, तो हो गया 50 रुपये। जीबीएस का मूल्यवर्धन कितना किया, 50 रुपये। किसान के लिए 100 था, आटा चक्की के कॉस्ट को जोड़ा गया तो 150 हो गया, और ये मूल्यवर्धन कितना हुआ, 50 हुआ। आप समझ रहे होंगे। अब हम इसको लाएंगे रोटी वाले के पास, या कहें ब्रेड वाले के पास, रोटी वाला, इसने रोटी बनाई, मान लेते हैं 200 की रोटी बनाई, कितने की, 200 की। क्यों, क्योंकि इसने 150 का आटा खरीदा था ना, आटा तो 150 का खरीदा था। क्यों, ये जो 50 है, ये क्या है, मूल्यवर्धन हुआ है, यानी कि आटा जो पीसने में कॉस्ट आई है वो है। ठीक है, अब 200 रोटी बनाई कितने की, 200 की, जो उसके लिए कच्चा माल कितने का था, 150 का, क्योंकि रोटी बनाने के लिए इसको आटा चाहिए, तो 150 का हो गया। अब यहाँ जी मूल्यवर्धन कितना हुआ, जीबीए कितना हुआ, यहाँ जीबीए हुआ 200 में से 150, तो यहाँ जीबीए हो गया 50, यहाँ भी हो गया। अब हम कुल जीडीपी निकालेंगे, कुल जीडीपी, कुल जीडीपी बराबर हो जाएगा 150। क्यों, ए देखो, मूल्यवर्धन ए है, जीबीए 1, जीबीए 1 हम कर देते हैं, जीबीए 1, ए क्या है, जीबीए 2, ए क्या है, जीबीए 3 हो गया। ठीक है, तो कर देते हैं 100 प्लस 50 प्लस 50 बराबर 200।
अब आय वृद्धि के लिए यहाँ क्या आ गया, 200 जीडीपी हो गई। अगर आप डायरेक्ट भी जाएं, आप डायरेक्ट जाइए तो आप रोटी का मूल्य निकाल लीजिए। अगर आप अंतिम उत्पाद को देखेंगे, रोटी का मूल्य, रोटी रोटी का मूल्य वो भी तो 200 है, वो भी 200 है, तो आप लिख दीजिए ये वही है जो हमने अंतिम उत्पाद के मूल्य के रूप में पाया था। यानी कि चाहे आप अंतिम उत्पाद को दिखा दें या फिर आप सभी जीबीओ को जोड़कर दिखा दें, ठीक है, वही हमारी आय विधि से जीडीपी निकल जाएगी, ठीक है। अब जीडीपी जो होता है क्षेत्रवाल भी निकाला जाता है, सेक्टर वाइज। अब प्राथमिक सेक्टर में भी होता है, द्वितीय सेक्टर में भी, तृतीय सेक्टर में भी। और निकालने के लिए हम नहीं तो देख लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो है सेक्टर्स नहीं पढ़े होंगे, हाँ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर, तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप हवा हवाई में देख सकते हैं कि जल्दीबाजी में कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, मत्स्य पालन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, बिजली निर्माण आती हैं। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें बैंक होगा, ITI होगा, परिवहन हो गए, शिक्षा हो गई, आदि आदि, ठीक है। यही सब चीजें हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि क्षेत्रवार जीबीए का कोई मतलब होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक बात लिखे ना, ध्यान दें कि उत्पादन वित्त को अन्य नामों से मैंने कहा था बताऊंगा, तो उत्पादन वित्त का अन्य नाम है उत्पादन वित्त, पहली हो गई, इससे प्रोडक्शन मेथड कहा जाता है। दूसरा मूल्य वर्धित वित्त हो गए, जो हमने बताया ही, वैल्यू एडेड मेथड। क्षेत्रीय वित्त, सेक्टर मेथड, जो हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में बताया। कुल उत्पादन वित्त, वो भी हमने बताया है, आप ध्यान दिए होंगे तो समझ में आएगा, जो अंतिम उत्पाद है, ठीक है। उद्योग वित्त, इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन मेथड, वही वही नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी जीडीपी मूल आधार पर जीबी में अंतर क्या है, ये हमको नहीं समझना है, आउट ऑफ सिलेबस समझा रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो हम आगे अगली विधि, आज उत्पादन विधि हो गई, कल आय विधि को देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।